गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका टीचर फ्रॉम गुरु रामदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी मलोट। हमारा जो सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें हॉस्पिटल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। अभी जो सेकंड लेक्चर है वो और सेकंड चैप्टर भी है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, जिसमें हम हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लोकेशंस कैसी होनी चाहिए, लेआउट कैसी होनी चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी की, और फार्मासिस्ट की एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। ये टॉपिक इसके बारे में है, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी सेकंड चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द हॉस्पिटल फार्मेसी exerts a great deal of influence on the professional status of the hospital as well as the economics of the total operational cost of the institution। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो हॉस्पिटल का एक अहम हिस्सा है जो हॉस्पिटल के स्टेटस को, हॉस्पिटल की इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाता है। डेफिनेशंस की बात करें, हॉस्पिटल फार्मेसी receive drugs and medicines and professional supplies, stores them, dispense to inpatient and outpatient, and may have a manufacturing extension to manufacture pharmaceutical and parenteral in bulk। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो मेडिसिन ड्रग्स को रिसीव करती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, उनको अपने पास स्टोर करके रखती हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, डिस्पेंस करती हैं इन पेशेंट को और आउट पेशेंट को। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। नंबर 1, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड डिस्पेंसेस ड्रग्स टू बोथ आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट टू मेक अवेलेबल राइट ड्रग एट राइट टाइम इन लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो अपने पास स्टोर करके रखती है मेडिसिन को ताकि राइट टाइम पे राइट पर्सन को वो दवा मिल सके, उसके इलाज में कोई देरी ना हो सके। सेकंड, इट मेंटेन्स द सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड एंड बुक कीपिंग फॉर द प्रोडक्ट्स। वो अपने पास इसकी रिकॉर्ड कीपिंग रखती है कि कितनी मेडिसिन आई है, कितनी मेडिसिन डिस्पेंस की गई है, उसका सारा रिकॉर्ड वगैरह रहता है। इट मेंटेन्स एडुकेट कंट्रोल ओवर रिक्वेस्चनिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ऑल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सप्लाइज़ का जो सारा उनके पास मेंटेन रहता है, उनके पास कंट्रोल रहता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे रखनी है। नारकोटिक मेडिसिन होगी या जनरल मेडिसिन होगी, उनको आपस में मिक्सअप नहीं करना है। इट अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड टू मेंटेन स्पेसिफिक कंडीशन विच डूइंग सो। जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटर्स हो गए जैसे कि ड्रिप वगैरह होगी, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटर्स हो गए जैसे कि छोटे इंजेक्शन वगैरह हो गए, उनको कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड करती है। इट फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिकेशन टू फिजिशियन, इंटर्न्स, नर्सेज एंड फार्मेसी ट्रेनीज। जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो MBBS के हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे इंटर्न्स हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, या मेडिकल फील्ड्स के किसी भी ब्रांचेस से हो, उन सभी को ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि अभी मार्केट में कौन सा साल्ट्स है, किसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, किसको आप किस मेडिसिन के साथ ऐड करके दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, सारी नॉलेज वो प्रोवाइड करती है। इट इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट इन स्टडीज़ और रिसर्च प्रोडक्ट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर और पेशेंट एंड अदर हॉस्पिटल सर्विसेज। ये
ये हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो मददगार है रिसर्च सेंटर में भी, हॉस्पिटल्स के मेडिकल के क्षेत्र में भी, उसको बढ़ाने में भी। इट assures and undertakes quality control for all products and manufacture materials। नई मेडिसिन जो भी बननी है उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये मददगार है, उनके क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ताकि उनकी मेंटेनेंस है जो उसकी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिद्धांत हैं उसके। टू टीच द हॉस्पिटल and pharmacist about the philosophy and ethics of hospital pharmacy again and guide them to take responsibility for professional practice। उसके मेन सिद्धांत है कि आप इसके बारे में, इसकी नॉलेज के बारे में मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेडिकल इंटर्न्स को या मेडिकल प्रोफेशनल्स को इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानू करवाएं कि इसके क्या मायने हैं, क्या यूज़ हैं, क्या इसके उपयोग हैं, कैसे इसको बेटर हम यूज़ कर सकते हैं। टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट स्किल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी वर्किंग एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप उस डिपार्टमेंट का हेड बन के अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू सर्व एज ए कंसर्निंग डिपार्टमेंट नॉट ओनली टू द अल्टीमेट यूजर्स ऑफ द ड्रग बट आल्सो टू मेडिकल स्टाफ। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोडक्ट्स। टू इंश्योर द ability of the right medication at the right time in the right dose of the minimum possible cost। आप रिसर्च वर्क में आप हिस्सा ले सकते हो, मेडिसिन स्टोर कर सकते हैं ताकि राइट टाइम पे राइट पेशेंट को वो मेडिसिन आप प्रोवाइड करवा सको। टू यूटिलाइज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल द रिसोर्स ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशंस। To attract greater number of well-trained pharmacists to work on the hospital pharmacy। आप फार्मासिस्ट को जो वेल ट्रेंड हैं उनको और उत्साहित कर सकते हो इस फील्ड में अपना स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल विच इज़ ए कम्युनिटी सेंटर। टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। आप सभी डिपार्टमेंट्स, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट होता है, ब्लड बैंक होता है, एक्सरे डिपार्टमेंट होता है, लेबॉर्ट्रीज होती है, सबके साथ आप कोऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि सभी जो है एक दूसरे के साथ टाई अप रहते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होनी चाहिए, कौन उसको चलाता है, कैसे कैसे उसमें हम काम कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस डिवीजन लाइक कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेंटर, स्टराइल सप्लाई, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइब्रेरी। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जैसे कि दवाइयाँ को बनाना, उसको डिस्पेंस करना, उसको स्टोर करके रखना, उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखना। रिसर्च का क्षेत्र अलग रहता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को, एक छोटी लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये सुजेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज़ गिवन फॉर, इसको हम ये नीचे फ्लो चार्ट दिया है इससे समझते हैं। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस हॉस्पिटल की वो इसको रन करती है, वो हायर करती है हेड ऑफ़ द फार्मेसी सर्विसेज को। उनको एक हेड चाहिए होता है जिसकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम एम फार्मा हो। तो उसके आगे उसके अंडर जो काम करते हैं डिस्पेंसिंग केमिस्ट होते हैं जिनका काम सिर्फ दवाइयों को देना है। उसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो डी फार्मेसी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट होने चाहिए, मतलब दवाइयों को बनाने वाले, तो उनकी एलिजिबिलिटी एम फार्मेसी होनी चाहिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट होने चाहिए जो पेशेंट से बात कर सके, उनको समझा सके, उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बी फार्म होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट ये एक अहम हिस्सा है फार्मासिस्ट प्रोफेशन के लिए कि दवाइयों को मेंटेन करके रखना, उनकी क्वालिटी मेंटेन करके रखना, ताकि जहाँ पे भी उन्होंने वो स्टोर करके रखी हैं, जब प्रिजर्व करके रखी हैं, जब बनानी है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ख़राब ना हो किसी भी मौसम में, किसी भी इन्वायरमेंटल में,
या कहीं पे भी वहाँ पे जहाँ पे वो स्टोर कर रहे हैं। तो डिस्पेंसिंग में जैसे बताया कि डी फार्मेसी होना चाहिए और वो मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है इन पेशेंट को भी और आउट पेशेंट को भी। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बताया कि एम फार्मा होना चाहिए, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो कर सकता है, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स हो गए और अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस होगी। इसके अंदर वो अपने साथ बी फार्मा और बीएससी माइक्रो बायोलॉजिस्ट को भी साथ में रख सकते हैं, मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है उसकी लोकेशंस के कहाँ पे होनी चाहिए, उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, उसका नक्शा वगैरह कैसे होना चाहिए। द लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी सच दैट इट इज़ convenient for providing services to other department of hospital and personnel who make daily use of such services। ये लोकेशन उसकी ऐसी जगह पे होनी चाहिए ताकि हर डिपार्टमेंट को वहाँ पे पहुँचना आसान रहे, हर मरीज़ को वहाँ पे पहुँचना आसान रहे। इन जनरल हॉस्पिटल ऑफ लेस दैन 200 बेड्स द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द सेंटर एंड द नियर टू द आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। जनरली बात करें तो अगर हॉस्पिटल 200 बेड से कम है तो वो फार्मेसी जो है उसकी पहली मंजिल पे होनी चाहिए ताकि जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको पहुंचने में आसानी रहे। दिस विल इंक्रीज़ द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द मैन आवर्स ऑफ वर्क। द मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज सर्विंग इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड। अभी नीचे जो ये फ्लो चार्ट है, टेबल है, इसमें एक बताया गया है कि जैसे एरिया एंड स्क्वायर फीट में और 50 बेड हॉस्पिटल्स में कितना एरिया चाहिए कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए। जैसे अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 205 स्क्वायर फुट का फार्मेसी चाहिए। अगर 100 बेड्स वाला है तो 320 का, अगर 200 बेड्स वाला है तो 495 का चाहिए। तो इस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट दी गई है। द डिपार्टमेंट आर सो लेड आउट दैट देयर इज़ ए continuous flow of men and material. Outpatient pharmacy must give a pleasant look and must have enough space for sitting of patient. Space must be assigned for creative manufacturing of preparation which can process profitably। उसकी जो स्पेस है, उसके बाहर की स्पेस है, इतनी सफिशेंट होनी चाहिए ताकि पेशेंट बाहर आके आसानी से वहाँ पे बैठ सके। और अंदर की स्पेस भी इतनी सफिशेंट होनी चाहिए कि वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, आप डिस्पेंस कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से वो काम ईज़िली चलता रहे। फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मैन। ये अगर मेडिकल स्टोर में आप आईवी फ्लूइड्स को रिसीव कर रहे हो, फार्मेसी में क्वालिटी कंट्रोल चल रहे हो, तो वो पीछे आपका आईवी फ्लूइड बनना चाहिए, आगे आपकी फार्मेसी होनी चाहिए और आप इशू कर रहे हो इन पेशेंट सर्विस को। द डायरेक्टर ऑफ द फार्मेसी शैल बी ग्रेजुएट ऑफ एन accredited college of pharmacy of Bachelor of Science BSc with at least 1 year experience in hospital pharmacy. He shall have adequate number of assistants who are licensed pharmacy to supply highest quality of pharmaceutical services। जो आपका डायरेक्टर है, जो हॉस्पिटल का फार्मेसी का डायरेक्टर होना चाहिए, वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास 1 साल का तजर्बा होना चाहिए उसको रन करने के लिए। और उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट, चाहे वो डिस्पेंसिंग पर हैं चाहे मैन्युफैक्चरिंग पर हैं, उनके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनका लाइसेंस होना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी, 1 और मोर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी, स्टाफ फार्मासिस्ट, रेजिडेंट्स, पर्सनल ट्रेंड नॉन प्रोफेशनली लाइक टेक्नीशियंस, हेल्पर्स एंड सेक्रेटरियल पर्सनल। ये डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है जो उस हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल फॉर फार्मेसी। फार्मेसी के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए।
The director of pharmacy should have completed 3 years course, but if he does not have BSc degree, he should have 5 year experience in hospital pharmacy. जैसे कि पहले डिस्कस किया कि जो भी डायरेक्टर है उसके पास डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो उसका जो तजर्बा है वो मिनिमम 5 years का तो होना ही चाहिए। If the degree have completed 2 years course in pharmacy but does not have BSc degrees, he should have 10 year experience in hospital pharmacy। उसके पास मिनिमम जो है 10 साल का तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फॉलोइंग आर द फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट। कुछ फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए एफिशिएंट रनिंग के लिए। नंबर 1, सूटेबल इक्विपमेंट्स फॉर कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए, उनको डिस्पेंस करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास सूटेबल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, ताकि आप राइट टाइम पे, राइट समय पर, राइट पेशेंट के लिए मेडिसिन बना सको और अपने पास स्टोर करके रख सको। सप्लाई ऑफ नेसेसरी बुक कीपिंग, स्टेशनरी, फर्नीचर, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। आपके पास वो सफिशिएंट स्टेशनरी भी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे अपनी बुक्स जो हैं या जर्नल्स वगैरह जो हैं वो आप स्टोर करके रख सको। द मॉडर्न फार्मास्यूटिकल लाइब्रेरी शुड बी मेंटेन्ड इन विच फॉलोइंग ऑफिशियल बुक्स एंड जर्नल शुड बी अवेलेबल, लाइक नेशनल फार्मूली, USP, अमेरिकन हॉस्पिटल फार्मूलरी सर्विसेज, जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। The library should contain the text and reference book on following subjects: pharmacy, chemistry, pharmacology and toxicology, therapeutics, staining techniques। जो भी लाइब्रेरी आप अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर रख रहे हो उसमें आपके पास जर्नल्स होने चाहिए, नेशनल फार्मूलरीज होनी चाहिए, USP जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया, इसकी किताबें होनी चाहिए। और जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं जैसे फार्मेसी हो गए, जैसे केमिस्ट्री के हो गए, स्यूटिक्स के हो गए, फार्माकोलॉजी के हो गए, इनकी बुक्स आपके पास हमेशा होनी चाहिए ताकि जो भी कोई फार्मूला आपने यूज़ करना है, कभी कोई आइडियाज़ लेना है तो आप इन बुक्स में फ़ॉलो कर सकते हो, इन जर्नल्स में फ़ॉलो कर सकते हो। एडुकेट लॉकिंग अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ नारकोटिक एंड अल्कोहल। जो भी आपके पास अलमीराज हैं, जहाँ रैक्स वगैरह हैं, उनके जहाँ पे आप नारकोटिक्स, जो नशे वाली मेडिसिन होती हैं या अल्कोहल्स वगैरह होते हैं जो आम पेशेंट की से दूर रखने होते हैं या आपके स्टाफ से वो अगर दूर रखने होते हैं तो उसको आपको लॉक एंड की में रखना चाहिए ताकि उसका कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। सफिशेंट फ्लोर स्पेस विद प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन फॉर द एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। आप जहाँ पे भी वो आपने स्टोर किए हुए हैं अपने के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे वेंटिलेशन हो चाहिए, हवा का आना जाना हो ताकि उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, प्रॉपर स्टोरेज हो। अंदर टेम्परेचर से या लाइट के कम होने की वजह से वो कोई भी चीज़ आपकी ख़राब ना हो। फैसिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर स्टोरेज ऑफ थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स। फ्रिज होना चाहिए ताकि जो मेडिसिन हैं गर्मी से ख़राब हो रही हैं उनको आप फ्रिज में प्रॉपर स्टोर कर सको। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इक्विपमेंट्स की, मशीनों की। द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह की चाहिए, फिक्स्ड इक्विपमेंट्स और मूवेबल इक्विपमेंट्स। फिक्स्ड मतलब जो चीज़ फिक्स है आप उसको हिला नहीं सकते, वो जहाँ पे बड़ी है वहीं पे बड़ी रहेंगी। और मूवेबल जैसे कि छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ जिसको आप 1 प्लेस से 2nd प्लेस तक रिप्लेस कर सकते हो, मूव कर सकते हो। फिक्स्ड में आती हैं जैसे कि दिस रिक्वायर इंस्टॉलेशन एंड बिकम अटैच टू द बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल कैबिनेट्स, काउंटर एंड सिंक्स। जैसे कि सिंक्स हो गए, इसको हम जहाँ पे हमने को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एक बार लगा लेते हैं तो वहाँ बार बार इसको रिमूव नहीं करना होता है। और कैबिनेट्स हो गए, आपके काउंटर्स हो गए, मूवेबल में हो गए, दिस कैन बी मूव्ड एंड आर नॉट इंटेंडेड टू बी परमानेंटली फिक्स्ड टू द बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल बैलेंस हो गए, मिक्सचर हो गए, कैरेट्स हो गए, जहाँ जैसे कि वेइंग बैलेंस हो गया और मिक्सचर हो गई जिसमें आपने उसको ग्राइंड करना है, ये चीज़ मूवेबल में आ जाती हैं। दिस
Usual equipments are prescription case, drug stock cabinet and dryers, work table and counters, narcotic with individual lock dryers, ऑफिस विद टेलीफोन कनेक्शन एंड फाइल कैबिनेट। ये चीज़ें आपको फार्मेसी में चाहिए होती हैं। वाटर स्टिल्स, वर्क बेंच, कैबिनेट्स, रेजिस्टेंट ग्लास, स्टोरेज टैंक्स, ब्यूरेट, ग्लास फिल्टर, कंडक्टिविटी मीटर, ये जो चीज़ें होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में काम आती हैं। ये चीज़ें आपको वहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट। फार्मासिस्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे भी हॉस्पिटल फार्मेसीज बनी होती हैं। द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम वर्कलोड लाइक द नंबर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन रिसीव्ड एंड डिस्पेंस्ड और द नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एंड इट्स ऑक्यूपेंसी रेट। बहुत सी जगह पे जहाँ पे ओपीडी ज़्यादा होती है, जहाँ कह लो कि वहाँ पे बेड्स, नंबर ऑफ़ पेशेंट के लिए बेड्स जहाँ ज़्यादा है, जहाँ पे वर्कलोड जहाँ ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि मान के चलो 400 बेड हॉस्पिटल, अगर 100 बेड वाला अस्पताल है तो वहाँ पे 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ बेड्स के ऊपर, अगर 50 बेड्स का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 3 फार्मासिस्ट चाहिए। अगर 100 बेड का है तो 5 चाहिए। अगर 200 बेड वाला हॉस्पिटल है तो 8 चाहिए। अगर 300 बेड वाला है तो 10 चाहिए। अगर 500 वाला है तो 15 चाहिए। ड्यूटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्यूटी क्या होनी चाहिए जो हॉस्पिटल के अंदर अपना काम कर रहे हैं? ही प्रोवाइड्स ए प्रोफेशनल सर्विसेज टू मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। उसकी जो ड्यूटीज़ है होनी चाहिए कि वो सभी को प्रोफेशनल सर्विसेज दे पाए मेडिकल के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल का स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग का स्टाफ हो, चाहे कोई भी, चाहे पैरामेडिकल का स्टाफ हो। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेज एंड सप्लाईज ऑफ ड्रग। वो खुद इस ड्रग्स को परचेज़ करने के लिए, सप्लाई करने के लिए वो खुद जिम्मेवार हो। उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि नई मेडिसिन को ख़रीदना है, उसको सप्लाई करना है, पेशेंट्स को सप्लाई करना है। ही इज़ मेंबर ऑफ़ द थेरापेटिक कमेटी विच अडॉप्ट्स ए सूटेबल हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल के अंदर जो थेरापेटिक कमेटी है उसका वो मेंबर होना चाहिए। द चीफ फार्मासिस्ट इंक्रीज़ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स। जहाँ पर भी चीफ फार्मासिस्ट जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी ड्यूटीज़ होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी फ्रेशर्स फार्मासिस्ट आ रहे हैं डिप्लोमा फार्मेसी के बाद, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं। ही डेवलप्स ए प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन जो भी आ रही है उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, उनको मेंटेन करना, उनको रिकॉर्ड करना, उसको मेडिकल प्रोवाइड करना, ये सारी स्किल्स उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट, एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो भी फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी, क्वालिफाइड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मस्ट possess following abilities. Number 1, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजरियल एबिलिटीज़। तो जो भी फार्मासिस्ट चाहे हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी संस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको संभाल सके, उसको कमांड दे सके, उसको अच्छे से रन कर सके। टू प्लान एंड इंटीग्रेट द फार्मेसी पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल बजटिंग, स्टाफ कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपने स्टाफ को कंट्रोल कर सके, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना उसको आता हो, उसको रिपोर्ट बनाना आता हो, बजट का फैसला लेना आता हो। ही कोऑर्डिनेट्स द फार्मेसी एक्टिविटी विद मेडिकल, नर्सिंग एंड सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल के अंदर जो भी अदर डिपार्टमेंट है, जो नर्सिंग के हैं, जो कोई और स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करे। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल। अपनी जिम्मेवारी ले के नए फार्मेसी स्टूडेंट्स को, फ्रेशर को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। ही ऑर्गेनाइज द शेड्यूल द वर्क ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल।
उनका वो शेड्यूल सेट करे कि ट्रेनिंग जो लगानी है कितने से कितने टाइम की लगानी है, कौन से डिपार्टमेंट में लगानी है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी नई मेडिसिन बनानी है कौन से साल्ट के साथ ऐड करके वो बेटर रिजल्ट वाली मेडिसिन बना सकता है। ही मस्ट बी एबल टू डेवलप एंड कंडक्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। He must be able to provide the drugs in relatively low cost by manufacturing in bulk quantity। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि कम खर्चे के अंदर बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन वो बना सके। He must be able to prepare and supply the required forms of drugs which may not be commercially available। थर्ड, परफेक्ट नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एक्शन, उसके अंदर ड्रग्स को पहचानने की, ड्रग्स के यूज़ की, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की, ड्रग्स के फंक्शन की, ड्रग्स के यूज़ की सारी ड्रग्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी मेडिसिन बना सके, अच्छी मेडिसिन डिस्पेंस कर सके, अच्छी मेडिसिन पेशेंट को गाइड कर सके। नई मेडिसिन जो भी मार्केट में आ रही हैं, लेटेस्ट जो लॉन्च हो रही हैं, उसके बारे में उसको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसर्च एबिलिटी। ही शुड हेल्प इन मेडिकल रिसर्च ऑन द ड्रग्स टू इम्प्रूव इट्स यूज़फुलनेस। उसके अंदर रिसर्च की एबिलिटी होनी चाहिए कि नई मेडिसिन, नई बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन कैसे बनानी है, उसका यूज़फुल उसके लिए कैसे रहेगी, ये चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसकी जो स्किल है, उसको वो और इम्प्रूव कर सकती है। टू डेवलप मेथड ऑफ presentation and stability to improve therapeutic effectiveness, to develop the various bases and vehicles for improving the absorption of active ingredient for internal and external preparation। कोई भी preparation बनानी है, चाहे वो externally यूज़ हो रही हो, चाहे वो एक्सटर्नली या इंटरनली यूज़ हो रही हो, तो जहाँ पर भी वो प्रेपरेशन जो भी व्हीकल यूज़ करने हैं, अगर एक व्हीकल नहीं है तो उसकी जगह पे वो कौन सा व्हीकल यूज़ कर सकता है, ये एबिलिटीज़, ये स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ टीचिंग एबिलिटी। ही मस्ट बी एबल टू कैरी कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम मी फॉर ट्रेन एंड स्टाफ फार्मासिस्ट। उसके अंदर टीचिंग की भी एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा लेक्चर जो है वो स्टूडेंट को सब्जेक्ट के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड या किसी भी कंपनीज़ के रिलेटेड वो स्टूडेंट को गाइड कर सकता है। चीफ फार्मासिस्ट शुड मेंटेन कांस्टेंट लाइजन विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच स्टूडेंट्स कम फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड सबमिट ए रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड। जो चीफ फार्मासिस्ट रहते हैं हॉस्पिटल, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी स्टूडेंट पढ़ के फ्रेशर उसके पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, उनको कहाँ ट्रेनिंग देनी है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, उनको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाना है और स्टूडेंट को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीज़ें वो स्टूडेंट्स को सिखाए। और उसकी जो रिपोर्ट है, स्टूडेंट की जो काम की रिपोर्ट है, वो बना के इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करें। ये सारी एबिलिटीज़ जो है चीफ फार्मासिस्ट में होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक हॉस्पिटल फार्मेसी का। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, उसके अंदर जो फार्मासिस्ट है उनकी क्या ड्यूटीज़ रहती है, हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या फंक्शन है, फार्मासिस्ट कितने चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू बेड्स ऑफ हॉस्पिटल, और उसकी एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये सारा चीज़ इसमें हमने कवर किया है। अभी इसके क्वेश्चन बैंक है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या काम होने चाहिए, और उसके फंक्शन ये हमने पढ़े हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी आने वाले क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द एबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ये जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया है। गिव द रिक्वायरमेंट एंड ड्यूटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट इन ए हॉस्पिटल में अगर कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उस फार्मासिस्ट की क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर में गिव एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या चार्ट होना चाहिए, कौन उसको ऑर्गेनाइज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, उसके आगे हेड है, फिर डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट रहते हैं, ये चीज़ आ जाती है। डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है कि ये एक पार्ट है हॉस्पिटल का जिसके अंदर वो मेडिसिन रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट को वो डिस्पेंस करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। शुक्रिया।